नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है पाकिस्तान की आवाम को धमकियां देने की? अभी अभी तो आपने हमसे शिकस्त खाई है। राफेल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड दे दें, इनकार कर दिया फ्रांस। अमेरिका इंडिया को F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, जदीद लड़ाका त्यारे हैं, वो इंडिया को ना दिया जाएं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी इंडियन प्रधानमंत्री की जानिब से पाकिस्तान से शिकस्त का मज़ा चखने के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान को धमकी दी गई। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकी क्या दी है, और ये धमकी देते हुए इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी औकात क्या है। कल पाकिस्तान यौम तकबीर मनाने जा रहा है, यानी वो दिन 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में एटमी धमाके करके अपना नाकाबिले तस्खीर जो दिफा है दुनिया को बता भी दिया, दुनिया को दिखा भी दिया, और ये पैगाम भी पूरी दुनिया को दिया कि पाकिस्तान सुपर पावर है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो एटमी ताकत को यौम तकबीर से एक दिन पहले मोदी सरकार जो धमका रहा है, जो जंग की धमकी दे रहा है, तो इस प्रोग्राम में हम बात ये करने जा रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार की धमकियां अपनी जगह पे, इसकी अपनी औकात क्या है। एक तो इस मौजू पे हम बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई है और जो मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी प्रोग्राम के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम मोदी की पाकिस्तान को दी गई धमकी से करेंगे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकी क्या दी है? अब की मर्तबा इंडियन प्रधानमंत्री का जो निशाना है वो पाकिस्तान के सिविलियन आवाम हैं। क्या कहते हैं मोदी पाकिस्तान के आवाम को? कि अपने हुकूमत के खिलाफ, अपने अफवाज के खिलाफ उठ खड़े हों और मुल्क में इनकलाब लेके आएं, रोटी खाएं, मज़े करें बसूरत दीगर। मोदी सरकार ये कहती है, नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान के अवाम को धमकी देते हैं कि मेरी गोली तो फिर आपके लिए है ही। यानी पाकिस्तान के अवाम अगर अपने अफवाज के खिलाफ, जो एक इत्तेहाद है पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के अवाम का, उससे बगावत नहीं करते, उसके खिलाफ उठ खड़े नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं मेरी गोली के निशाने पे हैं। तो मोदी साहब को आईना दिखाते हैं कि आपके अपने अवाम ने तो आपका साथ नहीं दिया। आपके अपने अफवाज के 18 फौजियों ने, 18 सिख फौजियों ने पाकिस्तान से जंग करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपके अवाम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से जो शिकस्त खाई है, जो पाकिस्तान की अफवाज ने आपको पहलगाम वाक़े की आड़ में मुसल्लत की गई जंग के जवाब में जो नुकसान पहुंचाया है, उसका नुकसान तो बता दो। नरेंद्र मोदी के पास, उनकी सरकार के पास, उनकी हुकूमत के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं है, और पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। और किस अवाम को धमकियां दी जा रही हैं? ये गलत फहमी है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो धमकियों से मरऊब हो जाएंगे। ये तो वो अवाम हैं जिन्होंने अभी चंद दिन पहले इंडिया के मीडिया को, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की तरफ से 10 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे, पाकिस्तान की बेसिस पे अटैक किया, तो ये पाकिस्तान की अफवाज के साथ अवाम खड़े थे। जिस जगह से अल-फतेह मिसाइल दागे जा रहे थे, इंडिया पे फायर किए जा रहे थे, अवाम वहां पे पहुंचे हुए थे। 6 और 7 मई की तारीखी में जब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया, बहावलपुर के मकाम पे वीडियो पूरी दुनिया ने देखी कि उस मस्जिद, उस मदरसे को निशाना बनाने पे पाकिस्तान के अवाम डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए, उस लोकेशन पे पहुंच गए, उस मदरसे के पास पहुंच गए, उस मस्जिद में पहुंच गए जहां पे इंडिया ने मिसाइल मारा था। तो ये कौम तो इतनी बहादुर है कि इसकी जुर्रत, इसकी बहादुरी, इसकी दलेरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। तो इस अवाम को नरेंद्र मोदी अपनी धमकियों से कैसे मरूब कर पाएगा, कैसे खौफजदा कर पाएगा? हमें धमकियां देने के बजाय
नरेंद्र मोदी अपने अवाम के मीडिया के जो सवालात हैं और इंटरनेशनल मीडिया के जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब दें कि पाकिस्तान ने 6 और 7 मई को और 10 मई को इंडियन अफवाज की और नरेंद्र मोदी की सरकार की मंजी कैसे ठोकी है, बैंड कैसे बजाई है, इसका जवाब दें। नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है पाकिस्तान के अवाम को धमकियां देने की? अभी अभी तो आपने हमसे शिकस्त खाई है, अभी तो उस शिकस्त के ऊपर आपके पास जवाब नहीं बन पा रहा। आप लाजवाब हैं अपने मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी। अब हमें धमकियां दे रहे हैं और दुनिया के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। मोदी की हुकूमत क्या लिखती है फ्रांस को, फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी को, जी हमें राफेल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड दे दें। इनकार कर दिया फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा कि हमारी कौमी सलामती का इशू है, हमसे सोर्स कोड मांगने के बजाय अपना स्टॉक दिखाएं। जो हमने आपको राफेल त्यारे सेल आउट किए हैं वो पूरे कराएं, दिखाएं, इंस्पेक्शन की इजाज़त दें। हमारी जो टीम पहुंची है, हमारे जो फिशेज आपके पास पहुंचे हैं, उनकी आप इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? दुनिया में बात हो रही है, पाकिस्तान दावा कर रहा है, दुनिया उस दावे को मान रही है कि 3 राफेल त्यारे गिराए गए हैं, तो आप इंस्पेक्शन करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान को मोदी सरकार धमकी दे रही है, नरेंद्र मोदी धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को। दुनिया में इसकी अपनी हैसियत क्या बची है? 6 और 7 मई को और 10 मई को पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद कांग्रेसमैन, अमेरिकन कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, जदीद लड़ाका त्यारे हैं, वो इंडिया को ना दिया जाए। ऐसी कोई डील इंडिया के साथ ना की जाए। अमेरिकन कांग्रेसमैन क्या कहते हैं कि ये क्यों ना दिए जाएं? वो कहते हैं कि इनके पायलट्स नालायक हैं, पुअरली ट्रेंड हैं। इनको अगर हमने F-35 दे दिया तो ये हमारी जो F-35 की इंडस्ट्री है, फाइटर जेट्स की जो सनत है, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। इन्होंने राफेल कंपनी को तबाह बर्बाद किया, ये F-35, F-16, 17 इसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। तो आप पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। दुनिया आपके साथ जो जंगी हथियार हैं उनकी खरीदो फरोख्त की डील करने के लिए तैयार नहीं, आप पाकिस्तान को धमकी देते हैं। और ये यौम तकबीर 28 मई 1998 का दिन है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है, जब पाकिस्तान ने 10 मई को जवाब दिया, फौरी तौर पे सीज फायर की भीख मांगी। क्यों मांगी? कि पाकिस्तान कहीं भारत को सफा हस्ती से ना मिटा दे। यह उस एटमी धमाकों का नतीजा था। यह 28 मई 1998 जो कि यौम तकबीर, पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा जो बना, उसके बाद ये जितनी मर्जी गीदड़ बकतियां मोदी सरकार पाकिस्तान के ऊपर बकते रहें, लेकिन पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन हमारी इस ख्वाहिश को अगर इंडिया कमज़ोरी समझेगा तो पहले भी तारीख साज मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब की मर्तबा जो मोदी सरकार ने धमकी दी है, करके देख ले। अगर इश्तियाल अंगेज़ी करनी है, जारियत करनी है, तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब होगा। और सिंध ताश के मुआहदे पर अगर आप बैठ जाते हैं और पाकिस्तान का पानी रोकते हैं, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ते हैं, तो ये भी पाकिस्तान वॉर्न कर चुका है, मुतनब्बे इंडिया को कर चुका है, मोदी सरकार को कर चुका है कि 24 करोड़ आवाम का पानी रोकना, उनको प्यासा मारना, ये कोई आम बात नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। और अगर एक ईंट भी पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने के लिए भारत ने किसी स्ट्रक्चर पे लगाई, उस स्ट्रक्चर को भी उड़ा दिया जाएगा और पाकिस्तान का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो मोदी सरकार ये जो यौम तकबीर से एक दिन पहले पाकिस्तान को अवाम को धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम बड़े बहादुर हैं। आप अपनी अवाम से तो मायूस हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपनी फ़ौज से भी निराश हो चुके हैं। आपकी फ़ौज में से फ़ौजी उठ के, जवान उठ के कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़नी, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अपने अवाम को एतमाद मिलें, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये पाकिस्तान को धमकियां देना बंद करें। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन एक सवाल ये पूछा गया कि ये जो समरियाँ मूव होती रहीं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को, उसमें यह नहीं लिखा गया, इस बात को छुपाया गया कि नए आने वाले जो जजेस हैं वो नया हल्फ नहीं उठाएंगे, वो अपनी सीनियरिटी अपने साथ कैरी करेंगे।
जिस पर अटॉर्नी जनरल ने आज ये जवाब दिया कि देखें कि जो जजेस हैं जिनको ट्रांसफ़र पे हम सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए हैं, उनके साथ जो कंसेंट उनकी ली गई थी वो मुस्तकिल ट्रांसफ़र पे ली गई थी। और अगर ये आर्जी ट्रांसफ़र था तो उन जजेस की तरफ से जो ट्रांसफ़र पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आए हैं, उन्होंने ऐसा कोई एतराज़, कोई एप्लीकेशन, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शिकायत सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं की। एतराज़ करें तो वो जज करें कि हमारे साथ तो बात हुई थी, हमने जो कंसेंट दी थी आर्जी ट्रांसफ़र की दी थी, हमें मुस्तकिल क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये कंप्लेंट उसकी हो सकती है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बात की कि देखें यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो केस अदालत के सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का, वो आमिर फारूक साहब ने जो सीनियरिटी डिटरमिन की थी उस फैसले के खिलाफ है। लेकिन आज तक जितनी भी हेयरिंग इस केस की हो चुकी हैं, किसी भी दरख्वास्त गुजार के वकील ने, चाहे वो 5 जजेस के वकील हैं, चाहे वो बाकी उन जजेस की सपोर्ट में आए हैं, किसी वकील ने जो सीनियरिटी की डिटर्मिनेशन का फैसला है, जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका अदालत में जिक्र ही नहीं किया। पटिशन उसी फैसले के खिलाफ है, ना वो फैसला पढ़ा, ना जजेस की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी। तो ये किस किस्म की अदालत में दलाइल दिए जा रहे हैं। और फिर अदालत ने जो समात है, क्योंकि आज ताख़ीरी हरबे हमने कमरा अदालत में देखे जजेस ट्रांसफ़र केस में, तो अदालत ने इस केस की समात को जमेरात तक मुलतवी करते हुए जो जुडिशल कमीशन का 17 जनवरी और 10 फरवरी का जो इजलास है उसके मीटिंग मिनट्स जो है वो अदालत ने तलब कर लिए हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में आज नाज़रीन जो नज़रसानी केस की समात हुई उसमें यह हुआ है कि PTI ने मलबा मंसूर इरशाद साहब पे डाल दिया है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें इस केस में पार्टी नहीं बनाया गया और यह जानबूझ के हमें इस केस में फरीक के तौर पे शामिल नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमें पार्टी बनाया जाना चाहिए था। तो पार्टी बनाने का ना बनाने का फैसला किसका था? अक्सरियती जजेस का, जस्टिस मंसूर इरशाद साहब का। तो आज PTI मलबा मंसूर इरशाद साहब पे डाल रहे थे कि उन्होंने हमें जानबूझ के पार्टी नहीं बनाया। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जो 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, उन अरकान की शमूलियत के बावजूद ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती थी। तो सवाल यह है कि इतनी लंबी जो लिटिगेशन की गई, उस लिटिगेशन का नतीजा क्या निकला? किसका टाइम ज़ाया किया गया? आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ये एडमिट करते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें हमारी नहीं बनती थी। तो फिर आप अदालतों के, इलेक्शन कमीशन के, पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटा रहे थे? और फिर नाज़रीन आज ये भी बात हुई कमरा अदालत में, जो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, जो उनका इख्तलाफी नोट था, उस पर बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे जो अक्सरियती फैसला है उस फैसले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है। और फोकस PTI का ऐसे नज़र आ रहा है कि शायद अब PTI का प्लान ये है कि अगर 80 सीटें हमें रिज़र्व सीटें नहीं मिलती तो एटलीस्ट मंदोखेल साहब का जो फैसला जिसके तहत कोई 39-38 सीटें हमें मिल सकती हैं और बाकी 41 सीटें हमें नहीं मिलेंगी, चलें नज़रसानी में वो वाला केस फैसला जो है मंदोखेल साहब वाला वो अक्सरियती जजमेंट बन जाए, आधे हमें मिल जाएँ, आधे किसी और को मिल जाएँ। तो अक्सरियती फैसले से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हट रही है। एक और चीज़ जिसमें PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये जो लोग उसमें शामिल हुए थे SIC में, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। अदालत ने सवाल पूछा SIC के वकील से कि जो रूल्स 94 है इलेक्शन कमीशन का, उसको कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, क्या वह रूल 94 अदालत में चैलेंज हुआ था? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि नहीं, वो रूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ था। तो चुन चुन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, वो एडमिट कर रहे हैं कि 12 जुलाई के फैसले में गलतियां मौजूद हैं, एरर्स मौजूद हैं। तो नज़रसानी केस में फ़ैसला क्या होगा, ये मुझसे ज़्यादा आप बसीरत रखते हैं, विजन रखते हैं, ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।